टेक होम टास्क देंगे फिर सर उसकी डेडलाइन तो एक दिन ही होती है ना, या ज्यादा टाइम होगा उसके लिए? नहीं, उसकी डेडलाइन आपके पास यानी इट विल डिपेंड ये, लेकिन आप यूँ कह लें कि उसकी यानी आपके पास नंबर ऑफ आवर्स का टाइम है ना बेटा। इस तरह से तो से फॉर एग्जांपल आई गिव यू कि यार अच्छा यू हैव 6 आवर्स टू सबमिट या 8 आवर्स टू सबमिट, तो दैट इज डेडिकेटेड 8 आवर्स जो कि आप उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं ना, सही है। तो बाकी ये बात है कि आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि बिलाल साहब का आपका काम खत्म हो गया है, एक पाक स्टडीज रह गया और एक मेरा कोर्स रह गया है, तो आई एम assuming कि there is not too much on your plate these days and you would be able to spare some time, तो वो इसी तरह से एक दिन पे रखना उसको बेहतर है एज अपोज टू इफ आई से कि यार अच्छा मैंने आपको आज दे दिया है तो लेट्स सबमिट ऑन फ्राइडे। क्योंकि मैंने जो आपके आपके जो पिछला जो टेक होम असेसमेंट थी वो मैंने चेक की है आपकी, उसमें देर आर सम गुड आंसर्स, लेकिन कुछ आंसर्स में पढ़ के इस तरह की फीलिंग आती है कि वो डायरेक्ट यानी विकिपीडिया का मतलब उस क्वेश्चन को जो भी मैंने पूछा है उसको गूगल किया और जो भी आपको किसी वेबसाइट से रिसोर्स आया बस उसको डायरेक्टली वहाँ से कॉपी करके तो वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लिया। कुछ में मुझे इस तरह की फीलिंग आई है, सारों में नहीं आई। तो आई वांट टू डिस्कस कि यार ये इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑल्दो कि इट्स ओपन बुक, लेकिन ओपन बुक का मतलब इट इज ओपन बुक, इट इज नॉट ओपन एवरीथिंग, यानी इस तरह से नहीं है। ओपन लेक्चर नोट्स भी इज अ सेपरेट थिंग क्योंकि उसमें चीज़ बिल्कुल पॉइंटेड आउट होती है। तो ओपन बुक मींस इज जस्ट ओपन पीडीएफ बुक, तो उसमें से अगर आपको कोई चीज़ सर्च करके मिलती है तो बाय ऑल मींस आप उसको करिए। चले लेक्चर नोट्स को भी साथ में ऐड ऑन अगर आपने करना है तो करिए, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इट इज़ नॉट, इफ इट इज़ ओपन बुक तो इट इज़ नॉट ओपन इंटरनेट एज वेल, इस तरह से नहीं होता। तो you should be avoiding that practice if you are currently doing it, या open exchanging information from one another, वो भी नहीं करनी चाहिए। तो उससे फिर बाकी लोग जिन्होंने इस तरह का काम नहीं कर रहे उनके लिए परेशानी होती है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ हमारे पास कम ही लग रही है एज पर टीम्स थोड़ी। जी बेटा बोलिए बोलिए। हमारी ना थोड़ी सी डेडलाइंस हैं इसी वीक की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें फ्राइडे को दे दें, हम वीकेंड पे करके दे दें, भले आप एक दिन दें या जितने भी घंटे हैं, क्योंकि सर हमारे क्विजेस भी हैं और सर प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। यार तो बेटा सर मैंने प्रेजेंटेशन ये में टेक होम टास्क की यस बात सर। आई थिंक मैंने सर तूबा से एक ही और बात की। रीजन भी है सर, वो हमने ट्रैवल भी करना है सर, इसी वीक सुन लो में जाना है हमने यूनिवर्सिटी। सुन लो सर सुन उसमें लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। देखो, मैंने जो टेक होम टास्क है इसकी बात मैंने आई थिंक तूबा से की थी, क्लास फ्रिज में पड़े, क्लास रिकॉर्डिंग के दौरान ही की थी आई गेस। और ईद से जो पीछे वीक था जिसमें मैंने आपको फ्री किया था, तो तब मैंने इनसे ये कहा था कि मैं आपको इस वीक में दे देता हूँ टास्क। तो तब भी मुझे यही जवाब मिला था कि हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की असाइनमेंट है, हमारा प्रोजेक्ट है, तो हम वो ख़त्म कर लें तो उसके बाद आप कर लीजिएगा। और जो एंटरप्रेन्योरशिप की असाइनमेंट थी दैट वाज गोइंग इनटू ईद वीक एज वेल। तो फिर उसके बाद बस ईद कॉल हो गई, मतलब थर्सडे को। तो अब इट्स स्टिल द सेम थिंग। तो आई एम नॉट श्योर कि किस तरह से चीज़ें प्लान हुई हुई हैं। तो मेरा सर में सर ग्रुप डिफरेंट हैं तो वो प्रेजेंटेशन तो चलती ही रहेंगी, लेकिन सर हम बस ये कह रहे हैं कि हम फ्राइडे को आप अगर दे दें या चलें थर्सडे को दे दें, कल ना दें। अच्छा ठीक है, फ्राइडे को ले लें, आई डोंट माइंड इट। यस सर, फ्राइडे कर लें। थैंक यू। ठीक है, लेकिन फ्राइडे को हमारी क्लास नहीं होती, थर्सडे को हमारी क्लास होती है। थर्सडे इज ओके, थर्सडे इज फाइन। फ्राइडे को तो हमारी क्लास नहीं होती।
तो थर्सडे इज ओके। अच्छा चले हम शुरू करते हैं। जो हमने कुछ मटेरियल कवर करना है अभी। हम लोग पढ़ रहे थे सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल लिंक्स पढ़ रहे थे, और इनके ऊपर क्या क्या प्रोपेगेशन इफेक्ट्स आते हैं उनको हम स्टडी कर रहे थे। और जो शुरू हमने किया था टेरेस्ट्रियल लिंक से, उसमें हमने देखा था कि जो ज़मीन का अपना प्रोफाइल है उसकी वजह से लिंक के डिस्टेंस के ऊपर फ़र्क आता है। अ, हाँ जी, ज़मीन का जो ये बल्ज है उसकी वजह से होराइजन क्लियरेंस चेंज हो जाती है, जिसको आप एंटेना हाइट बढ़ा के या कम करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि जो ट्रोपोस्फियर है जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर देयर आर डिफरेंट लेयर्स, और जो नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस है दैट इज ट्रोपोस्फियर। और जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में देयर आर डिफरेंट इफेक्ट्स, क्योंकि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसका सिग्नल इज गोइंग टू स्टे इन दिस रीजन। तो हमने ये देखा था कि जब ट्रोपोस्फेयर में सिग्नल ट्रैवल करता है तो सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता रिफ्रैक्ट करना शुरू कर देता है बैक टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। और उसकी रीज़न ये है कि एज यू गो इन दिस डायरेक्शन, जो डेंसिटी है एयर डेंसिटी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमें ये बताता है कि व्हेन लाइट जो रे ऑफ लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी उसी तरह की कंस्ट्रक्शन है कि इफ इट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हिच इज दिस वन आई गेस, या टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक्चुअली इट गिव्स अस एन एडवांटेज व्हेन इट इज फॉर अ मोबाइल फोन लें। और यहाँ पे इफ यू रिमेंबर वी सॉ कि अगर आप जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको अगर आप 0 डिग्री रखें, नाउ दिस इज बिटवीन टू मोबाइल फोन टावर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो अगर आप उसको 0 डिग्री रखें तो यू कैन कवर सॉर्ट ऑफ 50 odd किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, दिस इज जो ये वाली है, this is 0.15 degrees, so you can cover beyond 100 kilometers distance for the same with the same power, and that is because of this tropospheric refraction. तो फिर हमने पाथ प्रोफाइल देखा था, फिर हमने ऑब्स्ट्रक्शन को स्टडी किया था, ऑब्स्ट्रक्शन लॉसेस को देखा था, और फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी थी। एक और चीज़ जो उसमें आती है दैट इज क्लटर। और क्लटर को हमने ये देखा था कि क्लटर की वजह से, क्लटर का मतलब दरख्त हो गया, किसी जगह पे अगर कोई खेत हैं, फसलें हैं, तो मेनली दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर क्लटर। एक टेम्परेरी जो क्लटर की फॉर्म होती है वो अगर जब शाम को मगरिब के वक्त परिंदे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं हर्ड्स के अंदर, तो दैट कैन फॉर्म सम क्लटर, लेकिन दे आर टेम्परेरी मोबाइल क्लटर्स। ठीक है, फिक्स क्लटर जो है वो नॉर्मली वेजिटेशन और फॉरेस्ट्री जो है वो उसी में काउंट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से द इफेक्ट ऑफ अटेनुएशन इज डिफरेंट ऑन डिपेंडेंट अपॉन पोलराइजेशन। वर्टिकल पे फ़र्क है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर फ़र्क है। फिर हमने पाथ प्लानिंग के मुख्तलिफ स्टेप्स को देखा था कि हम किस तरीके से पाथ प्लानिंग करते हैं, और सारे का सारा यानी ये चीज़ हम पीछे कवर कर चुके हुए थे। इसमें जो 7th पार्ट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जो पहले सारे के सारे हैं दे कम इन दिस नंबर 5। ठीक है,
Then we went on to see links, effects of propagation on a satellite link, और उसमें mainly we were considering जियो जो ऑर्बिट था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसको हम देख रहे थे। यहाँ पे भी हमने ये देखा था कि जो दो मेन लेयर्स हैं ऑफ एटमॉस्फेयर जो सैटेलाइट लिंक को डिस्टर्ब करती हैं, वन ऑफ देम इज ट्रोपोस्फियर and the other one is ionosphere. And again going back to this one, although कि जो सैटेलाइट है वो इन सारी की सारी लेयर्स से बियॉन्ड है, लेकिन जो उसको तंग करती हैं, जो वन ऑफ देम इज ट्रोपोस्फियर और उसके बाद आयोनोस्फियर। तो जो इफेक्ट्स हैं उसमें आयोनस और ट्रोपोस्फेरिक इफेक्ट्स हमने मोबाइल के कॉन्टेक्स्ट में देख लिए, जिसमें एक मेजर इफेक्ट जो है वो ट्रोपोस्फेरिक रिफ्रैक्शन का है। उसके अलावा कुछ और भी होंगे विद रिस्पेक्ट टू अ सैटेलाइट लिंक, लेकिन जो आयोनोस्फीयर है वहाँ पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है, दे बिकम चार्ज्ड पार्टिकल्स। एंड इफ वी कैन रिकॉल, तो फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी कोर्स हमें ये बात पता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के या पानी के, हाइड्रोजन के, दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि उनकी अपनी भी कोई मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उसमें से पास करेगा तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाइन कर लेंगे विद दैट ऑफ द इनकमिंग वन, और उसकी वजह से वो हो सकता है कि कुछ अटेनुएशन कॉज करें। ठीक है, ओके। तो जो ट्रोपोस्फेरिक इफेक्ट्स हैं उसमें हमने अटेनुएशन को देखा था, जिसमें अब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग, ये दो चीज़ें देखी थी हमने। और जो अटेनुएशन है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ रेन अटेनुएशन, और जो रेन अटेनुएशन है डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल रेट, ठीक है, किस जगह पे कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, कितने मिलीमीटर्स ऑफ रेन इज हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, तो वो हमारा रेनफॉल रेट है और उसकी वजह से रेन अटेनुएशन कॉज हो रही है। ठीक है, गैसेस अब्जॉर्प्शन, if you are operating as a satellite operator, तो you can see कि जो ऑक्सीजन की या गैसेस की जो अब्जॉर्प्शन है दैट इज वेरी हाई in these frequencies, starting from somewhere 50 gigahertz to somewhere 70 gigahertz, ठीक है। तो ये एक तरह से it becomes as a forbidden region, और जो पानी है उसके लिए रफली 20 गीगाहर्ट्ज तक जो वाटर वेपर्स हैं, और उसके बाद अटेनुएशन इज स्टिल इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड रिमेंबर इट इज डीबी पर किलोमीटर, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन, नाउ इट इज नॉट द लेंथ ऑफ द होल सैटेलाइट लिंक दैट यू आर गोइंग टू कंसिडर, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे आपको बताया गया है, तो ये जो फ्रोजन रीजन है या ऐसा एरिया जहाँ पे इनकी अटेनुएशन ज़्यादा होगी, तो यू विल कैलकुलेट हाउ मच इज़ दी योर रेनी पाथ लेंथ, या ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड हैं, तो दैट विल कन्वर्ट योर ओवरऑल अटेनुएशन, ठीक है। ओके, जी, ये हमारे लिए एक नई चीज़ है, जो ट्रोपोस्फियर है उसमें रिफ्रैक्शन, और उसके अलावा एक और चीज़ आती है ट्रोपोस्फेरिक सिंटिलेशन।
जो सेंटिलेशन है वो बिल्कुल रैंडम और रैपिड अटेनुएशन इफेक्ट्स हैं, और ये होते किस वजह से हैं कि जो हमारी चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका एक वर्टिकल प्रोफाइल है, ठीक है। मसलन यू आर गोइंग फ्रॉम, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रॉम कंसिडरिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो डेंसिटी है, एयर डेंसिटी, ठीक है, वो डिक्रीज कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं इसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हवा चलती है बहुत ज़्यादा रीजन्स में, तो जो डेंसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेरी करती है, ठीक है। तो रैपिड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द ट्रोपोस्फियर ड्यू टू रैपिड विंड ब्लो, इसकी वजह से सिंटिलेशन आती है हमारे पास, ठीक है। तो एयर पार्टिकल्स जो हैं वो उनकी डेंसिटी मुख्तलिफ रीजन्स में कम ज़्यादा होती रहती है, और अगर आपकी वेव इस तरह के किसी रीजन में ट्रैवल कर रही है, तो जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स की वेरिएशन है वो उस वेव के एम्पलीट्यूड और फेज को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। ऑल्दो कि जो सेंटिलेशन की वजह से जो अटेनुएशन आती है, क्योंकि ये काफ़ी रैपिड है और स्मॉल टाइम के लिए है, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं है, आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ये हो सकता है कि बहुत माइक्रो सेकंड्स के लिए या मिली सेकंड्स के लिए फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम आपका अटेनुएशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि पूरे का पूरा लिंक आपका बैठ जाए, लेकिन दैट वुड बी फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, इट विल नॉट बी अ लॉन्ग ड्यूरेशन इफेक्ट। तो इस वजह से इसको अगर कंसिडर ना भी किया जाए, तो इट डज नॉट मेक टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर अ सैटेलाइट लिंक डिज़ाइन, ठीक है। लेकिन सेंटिलेशन जो है उसको ट्रैक उसको कर लिया जाता है, टैकल कर लिया जाता है किस तरह से कि कई दफ़ा आप एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेंटिलेशन का इफ़ेक्ट होता है दैट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि ये स्पेशल डिपेंडेंट है, ठीक है। एक हमने ये कहा कि किसी पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेशन चेंज हो गई है, किसी एक में कम हो गई, किसी एक में ज़्यादा हो गई है। तो एक और चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड एंटेना डाइवर्सिटी। एंटेना डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि यू आर यूजिंग मोर देन वन एंटेनास, ठीक है, और एट द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो उसमें ये होगा कि से फॉर एग्जांपल यू हैव अ ग्राउंड स्टेशन, so if you have a ground station, you have antenna number 1 over here and you have antenna number 2 over here, and both are receiving signal from the same satellite, ठीक है। So this will have different scintillation effect and this will have different scintillation effect. So if this one is fading, अगर यहाँ फेडिंग का मतलब है कि वहाँ पे अगर अटेनुएशन आ रही है, तो हो सकता है कि इस वाले में कोई मसला ना हो, ठीक है। इसका एक और हल ये है टू यूज अ वाइड अपर्चर एंटेना। तो जितना ज़्यादा वाइड अपर्चर होगा, यू विल हैव मोर इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, और उसमें से हो सकता है कुछ सेंटिलेशन फ्री हो, कुछ ऐसे रीजन में से आ रहे हों जिनकी सेंटिलेशन हाई है, और कुछ ऐसे रीजन में से आ रहे होंगे जहाँ पे सेंटिलेशन कम है, ठीक है। तो द पर्पस इज टू प्रोवाइड मोर देन वन सिग्नल पाथ्स that can be spatial, that can be done spatially, and that can also be done frequency wise as well. एक और इफेक्ट है हमारे पास सैटेलाइट लिंक का, एंड दैट इज द डीपोलराइजेशन ऑफ द सिग्नल, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत आपको मैंने उस पहले भी बताया, फैराडे रोटेशन का एक फिनोमेना मैंने आपको बताया हुआ है। जो डीपोलराइजेशन है उसमें आपके पास क्या हो रहा है कि जो फैराडे रोटेशन है उसमें तो दोनों कंपोनेंट्स रोटेट कर रहे हैं। डीपोलराइजेशन में ये हो रहा है कि से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ट्रांसमिटेड a vertically polarized signal, so when it has passed through this ionospheric medium,
तो इससे क्या हो रहा है कि देयर इज सम हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड कंपोनेंट जो कि इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, ऐड हो गया उसमें, आपने ओरिजिनली ट्रांसमिट नहीं किया था। नाउ योर पावर जो कि वर्टिकली पोलराइज्ड सिग्नल में थी, ओवरऑल यहाँ पे पावर कम हो जाएगी और कुछ पावर हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड सिग्नल में भी चली जाएगी। एक और उसका इफेक्ट ये होता है कि यू ट्रांसमिटेड a right hand circularly polarized signal, लेकिन when it exited the medium after passing through the ionosphere it turned out to be both polarizations, ठीक है, उसमें कुछ RHCP का कंपोनेंट तो है ही है, लेकिन उसमें कुछ LHCP का कंपोनेंट भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन को आप यूँ कह लें कि स्टडी करने के लिए हम दो पैरामीटर्स को क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स को देखते हैं, दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो डीबी के अंदर लिए जाते हैं। एक कहलाता है एक्सपीडी, क्रॉस पोलराइजेशन डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरा कहलाता है एक्सपीआई, क्रॉस पोलराइजेशन आइसोलेशन, ठीक है। दोनों का मतलब थोड़ा डिफरेंट है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। एक्सपीडी का क्या मतलब है? एक्सपीडी का ये मतलब है कि से फॉर एग्जांपल आपने वर्टिकल पोलराइज्ड सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया था, ठीक है, तो उसमें से कितना अमाउंट ऑफ सिग्नल ऑपोजिट पोलराइजेशन में यानी हॉरिजॉन्टल के अंदर गया है, दैट इज क्रॉस पोलराइजेशन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इस तस्वीर को देखते हुए over here you transmitted VP and over here you transmitted RHCP, तो VP का कितना कंपोनेंट HP में गया है या RHCP का कितना कंपोनेंट LHCP में गया है इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर, तो दैट इज कॉल्ड, उसका जो रेशियो है दैट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस पोलराइजेशन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। एक और मीट्रिक है XPI, क्रॉस पोलराइजेशन आइसोलेशन। ये आपको क्या बताता है? ये आपको ये बताता है कि how much two signals of opposite polarizations transmitted simultaneously will interfere with each other at the receiver। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो हम ये assume कर रहे हैं ना कि you only transmitted one vertically polarized signal, लेकिन say for example मैंने जो अपनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है उसमें मैंने ये किया है कि आई हैव गिवन नियर बाय फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, या सेम फ्रीक्वेंसी टू टू यूजर्स, और मैंने उनको ये कहा है कि यार योर सिग्नल विल नॉट इंटरफियर, वन ऑफ यू हैज टू ट्रांसमिट वर्टिकली पोलराइज्ड सिग्नल एंड द अदर वन हैज टू ट्रांसमिट अ हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड सिग्नल, ठीक है। अब बिकॉज मेरा वर्टिकल पोलराइज्ड सिग्नल कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज हो गया है, तो इसका मतलब है कि जिसने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन ट्रांसमिट की थी ये वाला कंपोनेंट अब उसमें इंटरफियर करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल आई आस्क समबडी कि यार अच्छा टू यूजर्स, वन ऑफ यू कैन ट्रांसमिट RHCP, द अदर वन कैन ट्रांसमिट LHCP, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस आइनोस्फेरिक इफेक्ट एंड डीपोलराइजेशन प्रॉब्लम अब मेरे सिग्नल का ही कुछ कंपोनेंट LHCP में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो नाउ बिकॉज इट द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम पोलराइजेशन, तो ये वाला जो मेरा LHCP का कंपोनेंट है इट इज गोइंग टू इंटरफेयर इन द अदर सिग्नल या इन द अदर यूजर, ठीक है। तो XPI टेल्स मी कि हाउ मच interference will be caused due to my signal due to its changed polarization at the receiver। तो इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि आपने ट्रांसमिट किया था यहाँ से हॉरिजॉन्टली पोलराइज सिग्नल, और वो अब उसमें उसमें सॉरी वर्टिकली पोलराइज्ड, अब वो जब रिसीवर के पास आया है तो उसका कुछ कंपोनेंट स्टिल वर्टिकली पोलराइज्ड है और लेकिन कुछ उसका हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड कंपोनेंट भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन में अगर आप देखें तो इट इज दिस ओरिजिनल सिग्नल दैट आई ट्रांसमिटेड, और इसकी वजह से जो इंड्यूस हुआ था मेरा अपना जो पोलराइजेशन दूसरी प्रोड्यूस हो गई है, इन दोनों का रेशियो है, ठीक है। लेकिन आइसोलेशन में इफ यू लुक एट इट, आइसोलेशन में इट इज द रेशियो ऑफ माय ओरिजिनल पोलराइजेशन
ठीक है, which is at the receiver, and then interference from the other receiver of the same polarization, ठीक है। तो apparently this was user number 1 and this was user number 2, और इसने यहाँ पे भेजी, यूजर नंबर 1 ने हॉरिजॉन्टली पोलराइज, वर्टिकल पोलराइज भेजा, और इसने हॉरिजॉन्टली पोलराइज। अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट क्रिएट हुआ उसने मेरे सिग्नल के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, तो दिस इज क्रॉस पोलराइजेशन आइसोलेशन, ठीक है। तो हाउ मच इंटरफेरेंस कैन आई बेयर एंड हाउ मच पोलराइजेशन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड व्हेन गोइंग एट द रिसीवर। एक और इफेक्ट जो कि सैटेलाइट लिंक में होता है, दैट इज द स्काई नॉइज। और जो स्काई नॉइज है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो एंटेनास हैं दे आर पॉइंटेड टूवर्ड्स द स्काई बिकॉज दे हैव टू कम्युनिकेट। और आपको याद होगा जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, एंटेना के डिफरेंट पैरामीटर्स को पढ़ रहे थे, तो हमने एंटेना टेम्परेचर को पढ़ा था, और उसकी वजह से फिर हमने इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर को पढ़ा था। तो स्काई नॉइज की वजह से क्या होगा, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार्स हैं, मून है, ठीक है, उनकी वजह से एंटेना का अपना टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, उसका ब्राइटनेस टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से एंटेना का नॉइज टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो स्काई नॉइज इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स इन द सैटेलाइट लिंक दैट हैज टू बी कंसिडर्ड। ओके, तो जो आयोनोस्फीयर है, ये सारे पीछे जो है वो इफेक्ट्स थे हमारे पास ट्रोपोस्फीयर के। जो आयोनोस्फीयर है इसके अंदर अगेन देयर आर डिफरेंट लेयर्स, और उनकी लेयर्स जो हैं वो करेक्टराइज होती हैं D, E, ES, F1, F2, एंड दीज आर अगेन डिफरेंट किलोमीटर रेंजेस जहाँ पे ये लेयर्स आती हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो हमारी रेडियो वेव्स हैं, व्हेन दे आर पासिंग थ्रू आयोनोस्फीयर व्हिच आर प्लाज्मा रीजन्स, इनकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें ऑसिलेशन क्रिएट होती है, और उस ऑसिलेशन की वजह से वो री रेडिएट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपको ये बात पता है कि फिजिक्स में ये आपने चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर कोई हम लोग एक चीज़ स्टडी करते हैं, फोटोन, बैंड गैप, इस तरह की चीज़ें हम स्टडी करते हैं, और हम ये कहते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो अपर बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। लेटर ऑन वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं तो वो लोअर बैंड में आ जाते हैं, ठीक है। लेज़र का फिनोमिना इस चीज़ के ऊपर एक्ट करता है। तो ये भी उसी तरह की चीज़ है कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं, जब वहाँ से रेडियो वेव्स गुजरती हैं तो वो अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द इनकमिंग, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन कुछ स्टेडी स्टेट जब उनकी अचीव हो जाती है, या जब सेचुरेशन रीजन के अंदर वो पहुंच जाते हैं, तो वो तब एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। नाउ इट इज़ द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड सेम इंफॉर्मेशन दैट हैड बीन absorbed. Now they will start re-radiating it at a different time, or maybe in a close proximity time, in different directions, जिसकी वजह से एक इंटरफेरेंस का इफेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। जो आयोनोस्फेयर का इफेक्ट है उसको हम स्टडी करते हैं एक पैरामीटर के जरिए से, विच इज कॉल्ड कैपिटल N, एंड दैट इज टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन विद इन दैट पर्टिकुलर रीजन, जिसके अंदर से हम वेव का इफेक्ट जो है वो उसको स्टडी कर रहे हैं। अगर आप ये देखें तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट इन द डे टाइम एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट इन द नाइट टाइम। जो नाइट टाइम है, दिस इज हाइट अबव द अर्थ, तो इफ यू लुक एट इट, आयोनोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वुड बी हाई at any time of day, and it would be low by a significant value, ठीक है, at least 10 raised to power 10, and तो तकरीबन 100 टाइम्स वैल्यू में फ़र्क है, ठीक है। और अगर डीबी में देखें तो 10 डीबी का एटलीस्ट फ़र्क है, तो 100 टाइम्स का फ़र्क है इन द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन
in the day and night. Okay, जो एक इफेक्ट आयोनोस्फेयर की वजह से आता है, दैट इज दिस इफेक्ट. यहाँ पे आप ये देखें कि सिग्नल हैज बीन ट्रांसमिटेड. ये जो रेड कलर का सिग्नल, अगर आप इसको फॉलो करें, लेकिन ये यहाँ पे स्ट्रेट मूव होने की बजाय यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया है. ठीक है, ये क्यों है? इस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं अपैरेंट रिफ्लेक्शन. ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के ऊपर ये अपैरेंट रिफ्लेक्शन अकर होती है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच द अटेन्युएशन इज वेरी हाई एंड द वेव डज नॉट पास थ्रू द आयोनोस्फीयर. ठीक है, और बल्कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि वो एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम के तौर पे, यानी वहाँ पे कंडक्टिविटी बिकम्स सो हाई कि वो एक मेटालिक कंडक्टर की तरह से बिहेव करता है, एक मेटालिक रिफ्लेक्टर हाइपोथेटिकल क्रिएट हो जाता है, और सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है. ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अपैरेंट रिफ्लेक्शन. और जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, दैट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर आयोनोस्फीयर, जो ज़मीन के इर्द गिर्द है, दैट हैज अप्रॉक्सीमेटली बीन कैलकुलेटेड एज 12 मेगाहर्ट्ज उसकी वैल्यू. ठीक है, नॉर्मली सैटेलाइट फ्रीक्वेंसीज इससे ज़्यादा ही होती हैं, तो इस वजह से इट इज़ अगेन नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम. उसके अलावा जो आयोनोस्फेरिक इफेक्ट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आयोनोस्फेरिक अपैरेंट रिफ्लेक्शन, दे आर फैराडे रोटेशन, ग्रुप डिले एंड डिस्पर्शन. ठीक है, फैराडे रोटेशन का क्या मतलब है? हम लोगों ने स्टडी किया है कि एक जो सिग्नल होगा ऑफ अ पर्टिकुलर पोलराइजेशन डिस्पाइट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसके अंदर कुछ ना कुछ फेज रोटेशन आ जाएगी उसकी पोलराइजेशन में. अगेन नाउ इट इज डिपेंडेंट अपॉन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी एंड टोटल इलेक्ट्रॉन जो काउंट है. ठीक है, n की वैल्यू, उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी. तो वी कैन कैलकुलेट दैट एट व्हाट फ्रीक्वेंसी हाउ मच रोटेशन देयर वुड बी. ठीक है, तो और इसको कैटर करने के लिए द सॉल्यूशन इज टू यूज अ सर्कुलरली पोलराइज्ड signal so that both components are equally phase rotated and hence the polarization will remain intact. एक और फिनोमेना है विच इज कॉल्ड ग्रुप डिले. ग्रुप डिले का मतलब ये है कि मोस्टली जो आपका सिग्नल है, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सिग्नल्स, उनकी कुछ ना कुछ बैंडविड्थ होती है. दे आर नॉट सिंगल फ्रीक्वेंसी पॉइंट सिग्नल्स. ठीक है, वो एक पूरी बैंडविड्थ को कवर करते हैं. तो अब आप ये देखिए कि से फॉर एग्जांपल योर सिग्नल इज फ्रॉम 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 1.5 गीगाहर्ट्ज तक का सिग्नल है. ठीक है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिले के साथ पहुंचेंगी. ठीक है, तो 1 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल डिफरेंट डिले के साथ पहुंचेगा, 1.5 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल डिफरेंट डिले के साथ पहुंचेगा. अब इससे ये इफेक्ट होगा कि जो टाइम विंडो है सिग्नल की, वो बढ़ जाएगी. सी फॉर एग्जांपल इट वाज अ 3 मिलीसेकंड सिग्नल, तो नाउ अब उसकी जो अपनी स्लॉट है या जो ड्यूरेशन है, वो 3.5 या 4 मिलीसेकंड के ऊपर पहुंच जाएगी. तो नॉर्मली हमने क्योंकि चैनल को डिवाइड किया होता है टाइम वाइज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल, तो ग्रुप डिले की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आता है कि जो टाइम वाइज हमने चैनल की डिवीजन की हुई है, उसकी वजह से सिग्नल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं. द अदर इफेक्ट इज डिस्पर्शन, और ये जो डिस्पर्शन है, ये इसी ग्रुप डिले का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, आप यूँ कह लें. ठीक है, तो ग्रुप डिले इज द स्प्रेडिंग ऑफ सिग्नल इन टाइम, लेकिन डिस्पर्शन इज द स्प्रेडिंग ऑफ सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, जब वो पहुंचेगा एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो जो सिग्नल है इफ इट इज ऑफ 2 मेगाहर्ट्ज, तो रफली 2.1 मेगाहर्ट्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसके अलावा एक जो जेनेरिक इफेक्ट है ऑफ अ सैटेलाइट लिंक, दैट इज द डॉपलर इफेक्ट, एंड दैट विल कम ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट या मूविंग ऑफ द सैटेलाइट. लेकिन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट,
So with respect to the observation point on the Earth, their rotational speed of the Earth and the satellite is the same. तो इस वजह से geostationary satellite के अंदर we do not need to consider ये जो हमारा है Doppler का effect. So to conclude all of the things, I am going to show you one example. Have a look at it. This is the satellite link budget of HumSat. ठीक है, it is not a geostationary satellite, ठीक है, लेकिन you will be able to get the point कि जब हम इन इफेक्ट्स को या इनमें से कुछ इफेक्ट्स को हम कंसिडर करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स को हम जो है वो इग्नोर कर सकते हैं या उनकी क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने आपको ये बता दिया कि जब आप लिंक बजट कर रहे हैं तो जो ट्रांसमिट पावर है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लेट्स कंसिडर कि ये सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल जो है वो सैटेलाइट की तरफ जा रहा है. ठीक है, और कंसिडर अदर वे अराउंड एज वेल, दोनों में सेम इफेक्ट होगा, कोई इशू नहीं होगा. तो यू हैव ट्रांसमिटेड पावर गिवन, उसको आपने डीबी में कन्वर्ट कर लिया. जो एंटेना का गेन है जो ग्राउंड स्टेशन से ऊपर की तरफ देख रहा है वो जो सैटेलाइट का एंटेना है जो कि नीचे की तरफ देख रहा है, बिकॉज इट इज इन माइनस. अगर ग्राउंड स्टेशन का एंटेना होता तो उसका गेन पॉजिटिव में होता. ठीक है, तो दिस इज द एंटेना गेन -6 dB, जिसका मतलब यह है कि एक्चुअली एंटेना इज अटेनुएटिंग द सिग्नल. ठीक है, उसमें से कम सिग्नल है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है. ट्रांसमिशन लॉसेस, इम्पिडेंस मिसमैच की वजह से जो लॉसेस हैं, ठीक है, वहां से हमने एक पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया EIRP, जो कि एक्चुअली आपका PT/GT है. ठीक है, जिसको हम PT + GT बोलते हैं. तो ये वो सारी चीजें हैं. ठीक है, तो ये ट्रांसमिटेड 27 dBm फ्रॉम द ट्रांसमीटर, ये आपका सोर्स था, लेकिन एंटेना से जो एग्जिट किया है दैट इज 20.4 dBm. ठीक है, तो लेस देन दैट. जो डिस्टेंस है आपका दैट इज 2030 किलोमीटर्स. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 437 मेगाहर्ट्ज. उसके लिए फ्रीज ट्रांसमिशन लॉस विच इज λ/4πd वो कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद नाउ इफ यू लुक एट इट, दिस इज द पोलराइजेशन लॉस. डीपोलराइजेशन की वजह से जो लॉस आएगा उसको क्वांटिफाई किया गया है 3 dB. एटमॉस्फेरिक लॉसेस, ठीक है, जिसमें गैसियस अब्जॉर्प्शन ये वो जो भी इफेक्ट्स हैं उनको क्वांटिफाई किया गया है एज पर लेंथ ऑफ द लिंक 0.18 dB. ठीक है, और इन सारों को जब इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन का पार्ट है, तो जो आपका बेसिक ट्रांसमिशन का लॉस है वो 154 dB के ऊपर आ गया. ओके, अब जो ग्राउंड स्टेशन है उसके ऊपर जो एंटेना लगा हुआ है उसका गेन 18.95. अनपॉइंटिंग लॉस, अनपॉइंटिंग लॉस का मतलब ये है कि बोथ ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर हो सकता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे को जो उनका फेस सेंटर है एंटेनास का वो हो सकता है एग्जैक्टली आपस में अलाइन ना हो. ठीक है, तो उस पॉइंटिंग को कंपनसेट करने के लिए देयर इज अनपॉइंटिंग लॉस, या इसको एंटेना पॉइंटिंग लॉस भी इसको बोलते हैं. ठीक है, तो वो 1 dB एज्यूम किया गया है. फिर रिसीवर का इम्पिडेंस मिसमैच है, वो ये है. ठीक है, तो अब नाउ वी हैव दिस मच पावर ट्रांसमिटेड. ठीक है, दिस मच इज द ट्रांसमिशन लॉस, तो दिस माइनस दिस एंड देन प्लस दिस वन. ठीक है, एंड देन माइनस बोथ ऑफ दीज वैल्यूज. ठीक है, तो जो रिसीव्ड पावर है दैट इज -116.74 dBm. ठीक है, नाउ ओके, अब नाउ ये है पावर रिसीव्ड. ठीक है, तो अब नाउ इसमें ये क्या है, दिस 17.5 dB. ठीक है,
दिस इज द गेन ऑफ द रिसीवर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करें, वी आर डूइंग सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है। अगर हम खाली रिसीव पावर पे इंटरेस्टेड होते तो व्हाट इज सेइंग इज के नॉर्मली हम जब जो एक रियलिस्टिक तरीका है दैट इज टू केटर फॉर रिसीवर नॉइज, ठीक है, रिसीवर की जो नॉइज पावर है और हम कैलकुलेट करते हैं SNR, ठीक है। तो ये बाकी रिसीवर के नॉइज पैरामीटर्स हैं। फॉर द टाइम बीइंग अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें तो इट्स नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ द रिसीवर was supposed to be -118, ठीक है, जो टारगेट पैरामीटर था। जो आप सिग्नल भेज रहे हैं दैट इज -99, तो इसका मतलब है कि यू स्टिल हैव 18 dB का सिग्नल मार्जिन, ठीक है। तो इसी तरह की एक्सरसाइज आप ऑलरेडी एक दफ़ा कर चुके हुए हैं, लेकिन दिस वाज जस्ट टू शो यू कि देयर कैन बी सम अदर लॉसेस एसोसिएटेड। तो अगर एक जियो स्टेशनरी, आई ट्राई टू फाइंड some other example as well and we'll discuss that tomorrow in the class, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए है, so that we are able to quantify के जो पाथ एंटेना के जो पाथ लेंथ है, सॉरी जो रेनफॉल रेट है और इस तरह की चीज़ें वो कैसे सारे मामले को देखती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क, otherwise inshallah we'll meet tomorrow. जी जनाब, कोई बात, कोई सवाल?